आपने आरएसके की शुरुआत करी 2019 में, बट अपन बात कर रहे थे तो पूरी फैमिली आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर है और आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसे रुक कर गई? एक कहावत है, मैंने किसी से सुनी थी कि अगर आप नदी की बहती धारा में अगर बह रहे हो और अगर आप बीज हो, आप में अंकुरित होने की क्षमता है, तो आप बस धारा के साथ बहते चलो। जिस भी कोने पे आप अटकोगे वहीं पे आप अंकुरित होकर आप फूल बन के निखर जाओगे। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और एग्रीगेटर, इन तीनों में आरएसके इंडिया कहाँ फिट होता है? देखिए, आरएसके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो हमारे पास आज की तारीख में 100 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इनमें कौन सा बंदा होता है, क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, वो क्या सर्च करता है इंटरनेट पे? जैसे आपने नाम लिया अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, तो ये लोगों का क्या है कि जितना उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है उससे पैसा लेना। तो B2C में आने का क्या इरादा है आपका? मतलब B2C में क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप आने वाले टाइम पे? क्या है B2B में मैंने बताया आपको, है ना, प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाएंगे, कंपनीज भी अच्छी जुड़ जाएंगी आपके पास में। तो एक बात बताइए कि आप B2B और B2C में पैन इंडिया सर्विस देते हैं या फिर सिर्फ नहीं। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली तक सीमित है? देखिए, क्या है कि अभी अगर मैं B2B की बात करूँ तो हम कैपेक्स में हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? बहुत सॉलिड। शक्ति जी, बिना शक्ति के कोई काम हो ही नहीं सकता। कह सकते हैं सर आप, क्योंकि माता रानी हमारी, जब तक उनका आशीर्वाद है तो अच्छा है। जय माता दी। जय पॉडकास्ट माता की शुरुआत इसी से कर देते हैं। जी। आपने आरएसके की शुरुआत करी 2019 में, बट अपन बात कर रहे थे तो पूरी फैमिली आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर है और आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसे रुक कर गई? देखिए, क्या है कि अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूं। तो राजस्थान में क्या है कि बेसिक थॉट ये होता है कि आप, है ना, पब्लिक सर्वेंट में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉलो करो और उसी की तरफ आगे आप बढ़ो। करेक्ट। बट मेरा थॉट शुरू से ये था कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मुझे पसंद हो। तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि कुछ मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो मैंने फिर अपना क्या किया कि बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो इनिशियली मैंने जॉब किया, जॉब प्रोफाइल ज्वाइन किया जीईटी रहा में, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ, वो कहते हैं, एक तरीके से किक ढूंढने का थॉट प्रोसेस था कि यार कुछ करना है, लेकिन अपने हिसाब से करना है, कि मैं किसी के हिसाब से नहीं करना चाहता। तो ये थॉट प्रोसेस मेरे साथ शुरू से ही था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो कुछ मिल नहीं रहा। तो वो जब मिला तो हमने भाई साहब सीधा सा लपक लिया कि चलो ठीक है। नहीं, बट कैसे, मतलब क्योंकि जैसे मेरी मम्मी तो मेरे को आज तक बोलती है सरकारी नौकरी तो नहीं है ना। हाँ, नहीं, हमारे चल पिताजी मेरे तो आज भी बोलते हैं कि भाई साहब तू पटवारी होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। स्टिल स्टिल यही बात करते हैं, मतलब मैं कभी आगे बोल जाए 40 साल की उम्र होने पे आई है धीरे धीरे। अभी भी मेरे फादर यही बोलते हैं। और मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई किया था, मैंने एसएसबी का ट्राई किया था, एनडीए ट्राई किया था। 3 बार गया मैं, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो हम किसी और डायरेक्शन में ट्राई करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में थॉट प्रोसेस क्या था कि बचपन से एक थॉट था कि आप किसी से भी बात करो तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है आपका स्टेबल है, तो आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है और उसको आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो थॉट प्रोसेस सिंपल था कि भाई पैसा कहाँ है, कि बोले बिजनेस में है, तो आप बिजनेस की तरफ जाओ। तो ये थॉट प्रोसेस था जो शुरू से चला आ रहा था। तो फिर वो देखा कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, जो जहाँ जो पकड़ा फिर उसी को पकड़ के आगे चल दिए। चलो, पैसा तो दोनों में ही कमा सकते हैं, तो सबको पता है कि कैसे कमा सकते हैं। हाँ। तो मेरी बात तो सब समझ जाते हैं। तो इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, सही हो तो। हाँ, बहुत शरीफ बन रहे हो इस बर्दाश्त। अरे नहीं नहीं, अभी ऐसा मत करीब करो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सर कि 2019 में आपने शुरुआत करी शक्ति जी, जी जी। तो क्या पहले ही शुरुआत करते ही लक बैठ गया और बिजनेस सेटल हो गया एकदम? नहीं, देखिए, या उससे पहले क्या करते, उससे पहले कहाँ पे थे? मैं आपको बताऊं, 2015 में मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, जयपुर से। तो उसके बाद क्या था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि ये तो एवरग्रीन जॉब वाले बंदे हैं, कि इनको कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि यार जब एवरग्रीन वाले हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे ही इधर उधर का ट्राई करते हैं। तो हम कह रहे, हाँ हाँ। तो ऐसा वो आप मान सकते हैं, आपको पता भी है सच्चाई तो ये। तो टू बी फ्रैंक, हमारे पास क्या हुआ कि इतना ऑप्शन नहीं मिले आफ्टर कॉलेज के बाद में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो किसी ने कहा कि सेल्स इन मार्केटिंग में, मतलब मेरा क्या आदत है कि जो आपसे सुपीरियर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में या पर्टिकुलर थॉट में अगर आपसे सुपीरियर हो तो आप उसके पास जाओ, बैठो और उनसे बातचीत करो कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। करेक्ट। तो मैंने ऐसा बहुत सारा चीज़ें स्टडी किया, लोगों से मिला। तो उनसे मिलने पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ,
उसकी जो बड़ी पोजीशंस होती हैं उन बड़ी पोजीशन पे या तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर अगर उसकी कोई फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आके बैठ जाता है, वो एक अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हमेशा आपको टॉप पोजीशन पे मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये थॉट प्रोसेस मेरे पास कॉलेज में आया, तो मैंने सोचा कि मेरे को अपना जो करियर स्टार्ट करना है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से स्टार्ट करना है। तो काफ़ी लोगों ने मना किया कि नहीं यार सेल्स एंड मार्केटिंग को मत कर, आप किसी और लाइन में भी जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, बहुत ट्रैवल है, ऑल द थिंग। मैंने कहा नहीं, ट्राई करना है तो वही करना है, क्योंकि जाना है तो ऊपर ही जाना है, करेक्ट। बीच में तुम्हें रुकना ही नहीं है, और ऊपर जाना है रास्ता यही है तो रास्ता यही पकड़ेंगे हम। तो हमने वही रास्ता पकड़ा, सेल्स एंड मार्केटिंग से ट्राई किया। फिर इनिशियल स्टेज पे मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो एक बेयरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरा एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मेरी जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी, एक स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन थी और एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन दोनों में मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में ही काम किया। ठीक है। इनिशियल एज ए जीएटी, फिर उसके बाद में मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का काम किया नॉर्थ एनसीआर के अंदर। फिर थॉट प्रोसेस जब पिक्चर क्लियर हुई, कनेक्शंस बने। जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में होता हो तो क्या होता है कि आपको डेली बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। करेक्ट। तो जब आप डेली लोगों से मिलते हो तो वहाँ से आपको रोज आइडियाज़ मिलते हैं। तो हमारा थॉट तो ये है कि आप जब अगर फ्लो कर रहे हो किसी के साथ में, तो वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, मैंने किसी से सुनी थी कि अगर आप नदी की बहती धारा में अगर बह रहे हो और अगर आप बीज हो, आप में अंकुरित होने की क्षमता है, तो आप बस धारा के साथ बहते चलो। जिस भी कोने पे आप अटकोगे वहीं पे आप अंकुरित होकर आप फूल बन के निखर जाओगे। करेक्ट। तो मैं इसी तरीके से धारा के साथ बहता गया और लोगों से मिलता गया, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई उसको ग्रैब करता गया और आगे उसी तरीके से आगे बढ़ता गया। तो ये चीज़ फिर सामने आई कि यार चलो खुद का कुछ ट्राई करते हैं, ये कनेक्शंस हैं तो इन कनेक्शन को यूटिलाइज करने के लिए कुछ तो स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेटल फैब्रिकेशन। मेटल फैब्रिकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसका हर किसी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। नॉट ओनली इंडस्ट्री, मैं कहूँगा कि आप ऑफिस की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, घर की बात करो, फैब्रिकेशन के बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ये, बहुत तो बड़ी बहुत लोग काम कर रहे होंगे, बहुत कॉम्पिटिटर होगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप ये सोचिए ना कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई ना कोई एक वेल्डर मिल जाएगा। मिल ही जाएगा। तो वो वेल्डर भी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में आता है, तो वो हमारी इंडस्ट्री का हमारा साथी है। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी ब्रॉड है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो, आगे बढ़ भी सकते हो अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो सबसे बेसिक इंडस्ट्री लगी। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये भी कि कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चलो, क्योंकि क्या है कि फैमिली पहले से ही बोल रही थी कि भाई साहब आप प्राइवेट की सेक्टर की तरफ क्यों जा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि ऐसा कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चलो कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ तो कर ही लेंगे। सही बात है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें आप बैक स्टेप नहीं ले सकते इजीली, आपको कहना है कि थोड़ा बहुत तो काम इनिशियली मिल ही जाएगा। राइट। तो दैट इज़ द ओनली प्रोसेस और दैट इज़ द ओनली थिंग जो इंडस्ट्रीज़ में मुझे क्रैक करने पे मजबूर कर गई। और काफ़ी सारे कनेक्शंस थे बिकॉज ऑफ द कि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड था। तो नियर अबाउट जब मेरा जो जॉब प्रोफाइल था उसी टाइम पीरियड में मैंने 10,000 कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर लिए थे। 10 ज़्यादा है सर। 10,000 ज़्यादा है भाई। सर, मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब क्या हो, 10,000 कॉन्टैक्ट कैसे कनेक्ट किए मैंने। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ तो कुछ लोगों से मैं खुद मिलता था और जो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग की कम्युनिटी के लोग होते थे, तो हर बंदा अपनी एक डेटा शीट या डेटा बुक रखता है। उसमें वो क्या करता है, कार्ड्स रखता है, जिनसे भी मिलता है उनके कार्ड रख लेता है, अपने पास ले लेता है। फिर वो क्या करता है कि हर कंपनी ये करती है कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों की एक डेटा शीट बनाती है कि आपने कितने लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उनकी मेल आईडीज़ क्या है, नंबर्स क्या है। तो मैंने वो सेल्स एंड मार्केटिंग के जितने लोग थे उन सब से उनकी डेटा शीट ले ली। तो वो डेटा शीट जब मेरे पास आई तो मेरे पास वो 10,000 कॉन्टैक्ट हो गए थे 3 साल बाद। क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन बन जाता है, लोगों से लिंक बन जाते हैं, तो क्या है कि सबकी एक्सेल शीट को लिया और सबकी एक्सेल शीट को कंबाइन किया। तो मेरे पास 10,000 के आसपास मेल आईडीज़ थी, 10,000 के आसपास मोबाइल नंबर्स थे, तो 10,000 कॉन्टैक्ट थे मेरे पास थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपना काम बन गया। फिर मैंने बस उन्हीं मेल्स आईडीज़ पे फोकस करना चालू किया। डेली सुबह शाम बस मेल डालता था। यही इनिशियल स्टेज था मेरा, जहाँ से मेरी ये सारी चीज़ें स्टार्ट। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और एग्रीगेटर, ठीक है, इन तीनों में आरएसके इंडिया कहाँ फिट होता है? देखिए, आरएसके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इनिशियल स्टेज में जो आरएसके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग इन द सेंस कि मतलब कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, हमने उनको बोला कि यार आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास गए इनमें सिंगल नॉक आपको रिक्वायरमेंट रेज हो जाएगी। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जा के बोला कि सर हम फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में हैं, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है असेंबली लाइन से रिलेटेड तो प्लीज़ लेट अस नो। तो होता क्या है कि आप जब उनसे डिस्कशन करते हो तो 100 में से एक ना एक बंदा आपको आके बोलता है कि यार आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ लेट मी नो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट वही रेज होती है जहाँ पे आदमी फंसता है। और आदमी फंसता कहाँ है, इंडस्ट्रियल फर्नीचर के अंदर। मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है पिछले अपने 8-10 साल के करियर में कि क्या जितने भी फैब्रिकेटर्स हैं,
दे ऑल आर इन अ सेम ट्रेडिशनल फॉर्मेट कि भाई साहब हाँ ठीक है, एक रिक्वायरमेंट आई, अच्छा ये टेबल बनानी, ये चेयर बनानी, ये ट्रॉली बनानी, अच्छा ये बनानी, सेम टू सेम रेप्लिका करके शेयर कर दी। ठीक है। दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि भाई इसमें क्या है, क्यों है, एप्लीकेशन क्या है, रीज़न क्या है। तो हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, इसी को टारगेट करते हैं। तो हम लोगों के पास गए, अगर आपने किसी को सेम रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करके दे दिया, तो सामने वाला थोड़ा सा उसमें आनाकानी करता है कि नहीं यार इसमें ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, चाहे वो कॉस्ट रीज़न बोल दो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बोल दो, कि कोई ना कोई दिक्कत होती। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो रूट कॉज निकाला कि इसमें है क्या। अब रूट कॉज क्या निकला, कि रूट कॉज ये निकला कि हर कन्वर्सेशन में, फैब्रिकेशन की कन्वर्सेशन में एक सिंगल पेन ड्रॉ से ही चीज़ें काम चल जाती है। अच्छा ये बनाना है, ऐसा बनाना है। फॉर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा तरीका, जैसे अगर हम अपने घर पे गेट लगाना है, मेन गेट लगाना है, तो आप लोग जाके क्या करेंगे या हम लोग जाके क्या करते हैं, हम जनरली ये करते हैं कि अच्छा लाइन खींच देते हैं, ये अच्छा मेरा ये साइज़ है, इसको ऐसे ऐसे बना देना, इसको ऐसे बनाना है, तो पेन ड्रॉ पे चीज़ें हो जाती हैं। अब कई बार आपका विज़न और मेरा विज़न सेम प्लेटफॉर्म पे आए, ये ज़रूरी नहीं है, करेक्ट। क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ और सोच के बैठें, मैं कुछ और सोच के बैठा हूँ, तो चीज़ें मीट नहीं होती। तो इसका सिंपल सा जो एग्जांपल आ गया, तो उसके बाद में हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि आप उसकी डिज़ाइन बनाइए, प्रॉपर डिज़ाइन बनाइए। डिज़ाइन बनाने के बाद आप कस्टमर से डिज़ाइन अप्रूवल लीजिए, और डिज़ाइन अप्रूवल के बाद आप काम कीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि एज ए प्रोक्योरमेंट पर्सन वो क्या करेगा, अगर आपने उसको पूरा काम करके दे दिया, तो उस डिज़ाइन को 10 लोगों को भेज देगा, और आपका कंपटीशन आपने खुद नहीं खड़ा कर दिया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करते हैं, सिर्फ होगा जो देखा जाएगा। तो हम क्या करते थे, एज ए डिज़ाइनिंग इंजीनियर, मैं खुद डिज़ाइनिंग इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपनी टीम भी डिज़ाइनर्स की ली, और हमने बोला कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चाहे छोटा से छोटा काम होगा उसको प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे छोटा भी काम क्यों ना हो। तो हमने हर कंपनी को पकड़ा, हमारे पास आज की तारीख में 100 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम एक कंपनी को पकड़ते हैं और उस कंपनी के ऊपर एक पर्टिकुलर डिज़ाइनर असाइन कर देते हैं। वो डिज़ाइनर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, नीड को अंडरस्टैंड करता है कि क्या है। उस डिज़ाइन और नीड के बेसिक बिहाफ पे वो एक डिज़ाइन ड्रॉ करता है। डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद कस्टमर को शेयर करता है, वो अप्रूवल लेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से हम आगे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको और सिंपल करो ना, मेरे को थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जैसे मान लो मैं सिंपल ऐसा मान लूँ कि भैया मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ई कॉमर्स की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे रैक्स की ज़रूरत होगी, टेबल वगैरह की ज़रूरत होगी, लकड़ी के सामान की भी ज़रूरत होगी, तो वो सब आप करोगे या सिर्फ और मेटल की रैक्स का काम करोगे? नहीं देखिए, आप आपने ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। मैं खुद भी चाहता था कि ये क्वेश्चन रेज़ हो, क्योंकि क्या है कि है ना, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि जो मेटल का काम कर रहा है वो सिर्फ मेटल का काम कर रहा है, जो वुडन का काम कर रहा है वो सिर्फ वुडन का कर रहा है। हाँ। अगर आप किसी, मैं आपसे कहूँ कि ऑफिस फर्नीचर किसी इंडस्ट्री का नाम बताओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, तो आपके पास एन नंबर ऑफ नेम्स होंगे कि अच्छा चेयर में वो बेस्ट है, उसके टेबल्स बेस्ट है। तो ऑफिस फर्नीचर में देर आर एन नंबर ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप ये पूछो कि इंडस्ट्रियल फर्नीचर में कौन है, तो आपको नहीं पता होगा आई थिंक, या जो भी फाउंडर नया आएगा उसको अगर प्लांट लगाना है या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना है तो उसको नहीं पता होगा। तो वो क्या करेगा, अपनी टीम से डिस्कशन करेगा, अच्छा अपने सेटअप में क्या चाहिए, वो गूगल नेट सर्फिंग करेगा, तो आसपास में क्या करेगा, कोई ना कोई जो बड़ी ब्रांड्स हैं जो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन कर रही हैं, जो ऑफिस फर्नीचर बना रही है, वो इंडस्ट्रियल फर्नीचर नहीं बनाती। करेक्ट। और जो इंडस्ट्रियल फर्नीचर बना रही हैं वो भी फैब्रिकेशन में भी क्या है कि हमारे दो तरीके की फैब्रिकेशन इंडस्ट्रियल फर्नीचर में भी, इंडस्ट्रियल फर्नीचर में भी दो तरीके की फैब्रिकेशन क्या है, एक तो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन और एक फिक्स फैब्रिकेशन। फिक्स फैब्रिकेशन का मतलब हो गया जो मेटल और वेल्डिंग से बनता है। फिक्स का मतलब कि उसको आप उसमें मॉड्यूलरिटी नहीं ला सकते, मतलब उसको काटना ही पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा या स्क्रैप करना पड़ेगा अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो। और मॉड्यूलर फैब्रिकेशन वो फैब्रिकेशन हो गया जिसके अंदर आप जब चाहें तब उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है, जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी मॉड्यूलर फैब्रिकेशन पे जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मैं ऑफिस फर्नीचर की बात नहीं कर रहा अभी, इंडस्ट्रीज़ में। अब मॉड्यूलर फैब्रिकेशन क्या होता है, जिसमें एल्यूमिनियम प्रोफाइल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पाइप एंड जॉइंट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। एबीएस कोटेड पाइप एंड जॉइंट हो गया, आप एल्यूमिनियम प्रोफाइल के वर्क स्टेशन हो गए, ईएसडी वर्क स्टेशन हो गए, देयर आर एन नंबर ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। वो सारे एल्यूमिनियम प्रोफाइल और पाइप एंड जॉइंट से बनते हैं, तो इनको बोलते हैं मॉड्यूलर फैब्रिकेशन, क्योंकि ये सारे नट एंड बोल्ट से बनते हैं। करेक्ट। तो इनको आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने स्लॉट एंड एंगल रैक देखा हुआ है, वो भी मॉड्यूलर फैब्रिकेशन, क्योंकि उसमें भी नट एंड बोल्ट होता है, तो आप चेंज करके जब चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक होता है फिक्स फैब्रिकेशन। फिक्स फैब्रिकेशन का मतलब हो गया जिसको वेल्ड कर दिया आपने, अपनी एप्लीकेशन, आप अपने यूज़ के हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको आपने उसको बना दिया। बना दिया। करेक्ट। तो बनाने के बाद आपने जब जहाँ जो रख दिया उसको आप डिफरेंट लोकेशन पे यूज़ नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं और गवर्नमेंट भी जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है, तो एवरीबडी इज़ लुकिंग लाइक कि वो
रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, एवरी ईयर उनको स्पेस का इशू आ जाता है कि यार अच्छा अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 एकड़ की स्पेस है, नेक्स्ट ईयर मुझे और स्पेस चाहिए, या फिर अब हम हर वक्त तो इंडस्ट्री चेंज नहीं करते रहेंगे, तो हमें पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें स्पेस को यूटिलाइजेशन करना होता है। तो स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए और स्पेस को कम से कम तरीके से हम इस्तेमाल कर, मतलब स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि फैब्रिकेशन को कई बार ऊपर नीचे मॉडिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे घर में बैठे मैंने डाइनिंग टेबल यहाँ रखी, यहाँ नहीं पसंद आ रही मेरे को, या मेरा स्पेस ज़्यादा ख़राब हो रहा, तो मैं इसको कोने में कर दी, तो हमें उस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं जो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन होते हैं, जिनको हम डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट कर करेक्ट। सकते तो डायरेक्ट मतलब ज़्यादातर आपके जो कस्टमर्स है वो एमएसएमईज है, मतलब छोटे। मैं एक बार मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ शेयर करता हूँ, आपने बात बोली ना, मैं 2 शॉप खोली थी मैंने, हैं। ठीक है। पहली शॉप मैंने खोली, गिफ्ट शॉप है मेरे, ठीक है, बेंगलुरु में 2, ठीक है। तो पहली शॉप खोली तो हमने क्या करा, उसमें एक बंदा था, उसने बोला कि सर ऐसा बहुत सारे वो लगेगा और रैक्स लगेगी, ये लगेगा। मैंने कहा करो, क्या दिक्कत है, जैसे भी मेरे को तो आइडिया नहीं था उस टाइम। मैंने बोला तुम्हारी जिम्मेदारी कर लो इसको। तो एक बंदे ने वो बड़ी बड़ी रैक्स बनवा ली, फुल बड़ी बड़ी, पर अनफॉर्चुनेटली वो बिज़नेस चला नहीं इतना अच्छा, तो उसको क्लोज करना था। तो वो इतनी बड़ी बड़ी रैक्स का क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलो फिर हिम्मत करके एक और शॉप खोली हमने कि ठीक है यार वापस एक और करेंगे। तो अगली बार दूसरा बंदा आया, वो थोड़ा स्मार्ट आया, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो जो एल्यूमिनियम के जो नट्स एंड बोल्ट वाले पीस में जुड़ जाते हैं सारे, तो वो वाली रैक्स लगाई उसने। उसने बोला सर ये अपन को लाइफ टाइम काम आएगी। मैंने बोला यार देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, पहली चीज़ तो वो पता पड़ा। अब फिर पूरा बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट में कंक्लूजन निकला कि वो जो बड़ी बड़ी रैक्स थी वो तो सब कोई काम की नहीं आ रही, कहाँ रखेंगे क्या करेंगे। बट वो जो फिर मैंने एक फैशन का बिजनेस स्टार्ट किया, तो रैक्स उसमें भी चाहिए, तो सेम रैक्स वहाँ पे मेरे को फिर काम आ गई, तो मेरे को वापस पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ा वहाँ जी। पे। तो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ। और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ में भी आप उसको असेंबल कर सकते हैं कि हाँ मेरे को किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर फैब्रिकेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये आप करते हो, इसमें आप हेल्प करते हो? हाँ, ये हेल्प करते हैं। अभी देखिए क्या है कि ये जो आपने बताया, ये एक तरीके से आप इसको एक सिंगल लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि रिटेल बिजनेस का फैब्रिकेशन है ये। करेक्ट। रिटेल बिजनेस का फैब्रिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी मॉल में जाते हैं, तो आप किसी भी मॉल में चाहे बड़े स्टोर पे जाइए या फिर छोटे स्टोर पे जाइए, उसमें जाते हैं आपको लगता है कि यार ये कितना सुंदर बना हुआ है, तो वो भी एक पूरा एक वर्टिकल है, वो भी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में ही आता है, वो हमारी इंडस्ट्री में ही आता है। Correct. उसमें भी सारा वुडन का यूज़ है, हाँ। उसमें सारा मेटल का यूज़ है, उसमें सारे जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो सारी हमसे रिलेटेड ही हैं। करेक्ट। तो वो रिटेल इंडस्ट्री में आती है। तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये भी हमारे ही पार्ट हैं, तो हम वो सारी चीज़ें भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो गूगल पे, इंटरनेट पे कौन सर्च करेगा, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो इनमें भी कोई ये रोज रोज नया कुछ ना फैक्ट्रीज खोलते रहते हैं, गोडाउंस खोलते रहते हैं, तो इनमें कौन सा बंदा होता है, क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, वो क्या सर्च करता है इंटरनेट पे? या तो उसके पास ऑलरेडी कॉन्टेक्ट होंगे ही सरी कि अरे यार मेरा ऑलरेडी बना दो, कर दो, जी, जी। तो कैसे काम होता है इसमें? देखिए इसमें क्या होता है, मैं अगर बड़े प्लेयर्स की बात करूं या बड़े जायंट्स की बात करूं, जैसे आपने नाम लिया अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, तो ये लोगों का क्या है कि जितना तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वेयर हाउसेस खोलने हैं। वेयर हाउसेस के खोलने के साथ साथ इनको इंडस्ट्रियल फर्नीचर भी चाहिए, वेयर हाउस फर्नीचर भी चाहिए। अब वेयर हाउस फर्नीचर में क्या होता है कि आपकी रैकिंग्स होती है जहाँ पे मटेरियल लोड होता है, मटेरियल मूवमेंट के लिए ट्रॉलीज होती हैं, मटेरियल स्टैकिंग के लिए आपके स्टैकर्स होते हैं या लोडिंग एरियाज बनाए जाते हैं, पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग टेबल्स होती हैं, कन्वेयर्स होती हैं असेंबली के लिए। तो ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है सब कुछ, ये सारा फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में आता है और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जैसे इसमें जो जो लोग काम करते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोक्योरमेंट डिविजन्स होते हैं सब में। जैसे हम बेसिकली सिंपल सा पूछ सकते हैं कि जो परचेज जो टीम होती है, उसका काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये चीज़ें सारी प्रोवाइड कराना। अब इसमें क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको सर्वाइव मतलब आपको सप्लाई करना है, तो सप्लाई करने के लिए क्या होता है कि आप 2 तरीके से काम होता है। या तो आप क्या करते हैं कि एक बड़े जायंट को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आप सप्लाई कर दो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ शॉर्ट नोटिस, बिकॉज क्योंकि मैं एक ब्लिंकिट का एक नोट दूँ, ब्लिंकिट तो बोलता है 10 मिनट में आपको घर पे मिल जाएगा। अब 10 मिनट में आप बोलो कि टेबल बना दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं हो सकती। तो लेकिन अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल करनी है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे फैब्रिकेटर्स को ढूंढते हैं ऑल ओवर इंडिया में और उनसे बातचीत करते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं या इंडिया में कहाँ कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आप कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं।
तो बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरर, तो हम क्या करते हैं उन लोगों को उसी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए हम हमने जैसा बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन लोग हैं। तो हम इंडिया मार्ट पर भी हैं, हम आपकी rskeindia.co.in पे भी हैं, rskeindia.in पे भी हैं। तो हमारी वेबसाइट है, आप गूगल भी नॉर्मल सर्च कर सकते हैं RSK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हम फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में आपको हम वो पॉपअप हो जाएंगे। आज एमएसएमई की क्या दिक्कत है? मतलब बहुत एमएसएमई इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है? देखिए एमएसएमईज, मुझे ऐसा लगता है एमएसएमईज जो है, मेरा पर्सनल थॉट है ये कि एमएसएमई, मैंने कई जगह सुना भी है ये कि एमएसएमई जो है इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। बिकॉज क्योंकि क्या है कि आप देखेंगे गवर्नमेंट भी हमेशा एमएसएमईज के ऊपर ही फोकस करते हुए दिखेगी आपको। अब एमएसएमईज में क्या हो गया कि हर छोटा इंसान जो ये सोच के बैठा है कि यार मुझे अपना कुछ करना है, तो वो जैसे ही सोच के बैठता है और जैसे अपना पहला स्टेप लेता है, जैसे उसने कंपनी रजिस्ट्रेशन करी, तो वो एमएसएमई की एक दायरे में आ गया। एमएसएमई मतलब एक तरीके से क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनको कुछ हिस्सों में बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं, तो इनको 3 हिस्सों में बांट दिया है कि हाँ, जो एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि जिन कंपनीज का टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ तक का है, जो एनुअली 10 करोड़ का काम कर रहे हैं, वो माइक्रो में आ गई। फिर उसके बाद स्मॉल में आ गई, मीडियम में जैसे 10 करोड़ वाले, फिर उसके बाद में 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले, फिर 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाले। इनको सेग्रीगेट करने का रीज़न ये है कि ताकि ये पता चले कि ये बिजनेसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर एमएसएमई से जो माइक्रो वाला है वो स्मॉल में आ रहा है तो उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, स्मॉल वाला अगर मीडियम में जा रहा है तो उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आया है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हर किसी काम में 2 सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। पहला चैलेंज तो होता है कि काम ढूंढना, कि मुझे काम देगा कौन। सही बात है। चलो ठीक है, किसी बंदे ने मेहनत करी, उसने अपनी सारी मेहनत से काम ढूंढ लिया कि दैट इज ऑल्सो कि मेरे को यहाँ से काम मिल रहा है, उसने वो काम विन भी कर लिया। बट काम लेने के बाद मटेरियल आपने प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है उससे पैसा लेना। ये 2 चैलेंज है सबसे बड़े, कि एक तो काम लाना और काम करने के बाद पैसा लाना। सही बात। तो इसमें आप कैसे हेल्प आउट करोगे? तो एमएसएमई गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए और चीज़ों को स्मूथ करने के लिए मार्केट में ये चीज़ें चलाई है कि हम एमएसएमईज के साथ हैं, आप काम कीजिए। काम करने के साथ साथ अगर जैसे आपको फंड्स के इश्यूज़ आ रहे हैं या आपके कैश फ्लो में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं कि आप कैसे ले सकते हैं। जैसे लोन्स हैं, आपने भी बहुत सुना होगा, इंस्टाग्राम पे सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। आफ्टर दैट सपोर्ट, आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया, जब आपका पेमेंट नहीं आता तो वहाँ पे भी आप गवर्नमेंट को हाथ खड़ा करके कह सकते हो कि सर ये बड़ी कंपनी है, सर ये मेरे को पेमेंट ही नहीं दे रही। क्या ऐसा क्योंकि होता है क्या इंडस्ट्री में? मैंने तो नहीं देखा है कोई, मतलब कोई रेस करता होगा क्वेश्चन, क्योंकि उसको काम करना है ना। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी क्या होता है, जैसे अगर मैं सारी कंपनियों की बात करूँ तो हर कोई काम करना चाहता है, कोई अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा कि पहले चलो ठीक है, पहले काम के लिए भागता है कि काम मिले, काम मिले, काम मिले। काम आ गया, काम कर दिया, फिर पैसा के लिए वो क्या करेगा कि कस्टमर के पीछे पड़ा रहेगा कि यार पेमेंट प्लीज़, पेमेंट प्लीज़, पेमेंट। और किसी भी इंडस्ट्री का जो कैश फ्लो है इसी तरीके से वर्क करता है कि आपने मुझे काम करके दिया, मैंने किसी और को काम करके दिया, मुझे वहाँ से पैसा मिला, मैंने आपको दे दिया, काइंड ऑफ ये ऐसे इकोसिस्टम है पूरा। इकोसिस्टम बना हुआ है। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन ने अगर आपका पैसा होल्ड कर लिया, तो आप जैसे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि मैं सर्वाइव कैसे करूं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी एमएसएमई ये आपको अप्रूव करता है, या फिर ये एमएसएमई आपको ये सपोर्ट करता है कि सामने वाली पार्टी को कि आप इनको 45 डेज के अंदर पेमेंट पे आउट कीजिए। तो ये गवर्नमेंट का एक प्लस पॉइंट है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये फोर्स करता है कि आप जो एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप टाइमली पे करिए, ताकि वो अच्छे से रन कर सके, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। जितनी ज़्यादा हेल्थ अच्छी होगी उतना इंडिया की जीडीपी में उतना सपोर्ट मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करके करो उसके साथ। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि पेमेंट 90 डेज, 120 डेज, फिर आप मेल डालते ही रहते हो और आपके पास पेमेंट आता ही नहीं है। हाँ। तो पहले जितने भी एंटरप्रेन्योर है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले छोटी कंपनी के साथ काम करो। पेमेंट थोड़ा साइकिल फास्ट है, पेमेंट फास्ट हो जाएगा, पैसा कम कमाओगे, बट तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी तरह से रोटेट होती रहेगी। फिर कभी किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिले तब पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करके चलो, एग्रीमेंट बना के चलो, तब जाके तुम्हारा सब सेट रहता है। सर अब इसमें क्या है कि आपने ना ये हमें स्टूडियो में बैठ के बात करना अच्छा लगता है, बट क्या होता है कि जब आप ऑन फील्ड होते हैं या ऑन ग्राउंड होते हैं तो क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि मुझे ग्रो करना है। जैसे मैंने बोला कि एसएमई में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, हर कोई जंप करना चाहता है कि यार मैं आज के डेट में अगर 10 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी हो तो मैं चाहता हूँ कि 100 करोड़ पे जाऊँ। करेक्ट। 100 करोड़ वाला चाहता है मैं 500 करोड़ पे जाऊँ। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक आपके पास में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ना हो। और बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, अब यहाँ पे है ना 2 चीज़ें हैं।
आपने एमएसएमई को अगर आप बाइफरगेट करेंगे तो जो मेरा समझना है, मैंने जितना उसको स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल अगर 100 कंपनीज काम कर रही हैं तो 100 कंपनीज में से, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है, मान लीजिए 10 कंपनीज तो ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है, तो अब बची 90 कंपनीज। तो 90 कंपनीज में क्या होता है, आप उसको अगर बाइफरगेट करेंगे तो 90 कंपनीज में से 50 कंपनीज होती हैं जो 10 करोड़ के नीचे स्ट्रगल कर रही हैं। अब जो 50 कंपनी जो 10 करोड़ के नीचे स्ट्रगल कर रही हैं, उसके ऊपर जो 20 कंपनियां बची वो 100 करोड़ के अंदर वाली हैं, और जो 20 कंपनियां बची वो 100 मतलब 500 करोड़ वाली हैं। तो जो 50% जो एमएसएमईज है, जो जो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, दे ऑल वांट टू जंप इन 100 करोड़ क्लब्स। तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे बड़ा कंपटीशन अपने लिए खुद ही बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको जंप को पार करने के लिए जो उनको उनका कस्टमर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देता है उसके ऊपर ओके कर देते हैं। साहब आप तो काम दो हमें, हमें तो काम चाहिए, कैसे करना है कोई दिक्कत नहीं। अब वो यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ी नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपने काम किया, काम करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। और उसी वजह से जो जो 50% हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 10% या 20% लोग ही हैं जो एवरी ईयर जंप करके नेक्स्ट पोजीशन पे या नेक्स्ट ग्रो सेटअप पे जाते हैं। बहुत कम आते हैं अभी तो। बहुत कम टोटल आते हैं। 13 करोड़ ही बिजनेसमैन है पूरे इंडिया में अभी आज की डेट में। जी, अब आप देखिए। सिर्फ 13 करोड़, ठीक है, 13 करोड़ में से भी 13 करोड़ तो में भी टैक्स पेयर कितने होंगे, मतलब अभी तो टोटल टैक्स पेयर भी 7 करोड़ के आसपास ही आते हैं। अगर जी। देखा जाए तो पूरे इंडिया में 7 करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं जी। हाँ, उस आंकड़े में पूरा चल रहा है तो कितने लोग हैं जो 10 करोड़ या 100 करोड़ वाले सेगमेंट में आते होंगे, पता आई थिंक अब आप सोचिए। पीनट्स है वो तो। हाँ, भी नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि क्या है कि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है और जहाँ जनता ज़्यादा है, तो वहाँ जनता क्या करनी है, वो कहते हैं ना कि एक आपने एक स्टैम्पेड, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि क्या होता है कि अगर एक कोई ग्रुप है, वो ग्रुप को एक छोटी सी लोकेशन में आपने अपने फिक्स कर दिया एक दायरे के अंदर, कि वो लगा आपको इसी में सर्वाइव करना है। तो जो लोग जंप लगा पा रहे हैं उनको दिख रहा है दूर तक कि यार भाई बाहर भी कुछ है, तो वो क्या करते हैं, जो मिडिल मैन जो बीच में होते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। और वो जब निकलने की कोशिश करते हैं तो उस हलचल में क्या होता है कि कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोग उनके साथ चलते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो रास्ता बना देते हैं। करेक्ट। तो जिन्होंने को दिख गया वो तो आगे चले गए, और आगे चलने के लिए उनके चक्कर में कुछ लोग गिरते हैं। अब आगे चलने के चक्कर में कुछ लोगों के गिरने का मतलब क्या है, मैं वो बताना चाहूँगा। क्या होता है बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अब आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो हर बार कोई भी चीज़ को आप देखेंगे, चाहे वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे देखो, हर चीज़ घूम फिर के कॉस्ट पे आ जाती है। अब कॉस्ट पे क्यों आती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले, कम से कम प्राइस में मिले, तो उसमें क्या करता है कि वो जो ग्रुप है वो ये करता है कि अच्छा ये 100 का दे रहा है, मैं 90 का दे रहा हूँ, ये 90 का दे रहा है, मैं 80 का दे रहा हूँ। और वो ऐसे करते करते क्या करते हैं, अपने लिए ही, खुद के लिए ही खड्डा खोली। वो गड्ढा खोद देते हैं। और यही चीज़ होती है, फिर वो क्या होता है कि वो बंदा अब जो सक्षम है उस चीज़ से निकलने में, या जिसको आप कह सकते हो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या जिनको इन्वेस्टर मिल गए, आप एक अच्छा वर्ड है जैसे इन्वेस्टर, जिनके पीछे इन्वेस्टर खड़े होते हैं, तो वो निकल जाते हैं उन चीज़ से। लेकिन वो खुद तो निकल जाते हैं, उनके चक्कर में वो जो 50% जनता जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया, सोचो सर्वाइव करना। तो दिस इज़ अ थिंग जिसकी वजह से वो लोग सारे अभी भी फंसे हुए हैं, और हम अभी भी वही हैं। हम लोग अभी भी जंप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, हम जंप कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मेरा थॉट भी वही है कि हम जंप करें, देखें कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, अपने जो लोग हैं उनको साथ लेके आगे बढ़े। चलो ठीक है, बट अब ये बताओ आप है ना, B2C में, अभी तो B2B बिजनेस है आपका ये, तो B2B बिजनेस तो थोड़ा स्मॉल होता है, पर B2C बिजनेस जब आप करते हो तो एकदम स्केल हो जाता है वो। जी। तो B2C में आने का क्या इरादा है आपका, मतलब कैसे आ रहे हो B2C में, क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप आने वाले टाइम पे? देखिए क्या है, B2B मैंने बताया आपको, है ना, प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाएंगे, कंपनीज भी अच्छी जुड़ जाएंगी आपके पास में। लेकिन क्या होता है, एक जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि आपके पीछे किसी न किसी बैकएंड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप लोन्स के मतलब बैकएंड मतलब पैसा, अब चाहे वो लोन से लो, आप चाहे इन्वेस्टर से लो, चाहे आप किसी और फर्म से लेके कैसे भी करके आप काम करो, तो पैसा चाहिए। तो हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब B2B का फाइल बना के जब काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, तो B2B में कोई भी आना नहीं चाहता। रीज़न हमने जब जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि B2B में एक आप ये कह सकते हो श्योरिटी नहीं है कि आपके पास कब प्रोजेक्ट आएंगे, कब नहीं आएंगे, बिकॉज क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट आएंगे तो वो हर बार आपको L1 जाना पड़ेगा, आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तब आपको विन करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो होती है वो चलती है आपके फ्यूचर को देखकर कि आप फ्यूचर में ग्रो कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल B2B में मैंने आज अगर कुछ काम किया है
और कल को नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब इन्वेस्टर तो ये बोलेगा ना भाई, अगर कल को तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं हो तो तुम कैसे काम करोगे, तो फ्यूचर नहीं है उसमें। तो हमारा थॉट प्रोसेस वहाँ से पिछले 2-3 साल से हम ट्राई कर रहे थे कि इन्वेस्टर मिल जाए, बिकॉज क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो मार्केट में फ्लोट करते हैं, और जो ह्यूज क्वांटिटी फ्लोट होती है कि आपको इतनी क्वांटिटी है, इतना करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको ये करना, आप कर सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, बट हम क्यों नहीं कर सकते कि भाई साहब फंड कैश फ्लो का इशू आ जाएगा हमारे साथ में। Correct. तो हम इन्वेस्टर को ढूंढने लगे। जब इन्वेस्टर को ढूंढने लगे तो कम से कम हमने 50 से 100 लोगों इन्वेस्टर को टच किया, जो हमारे कस्टमर थे हमने उन्हीं को टच किया कि आप ही हमें इन्वेस्ट कर दो, हम आप ही का काम कर देंगे, हम आपको कैश डिस्काउंट कर देंगे और चीज़ें कर देंगे। दे ऑल आर सेइंग कि भाई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फंडा होता है कि भाई मैं आप में इन्वेस्ट करूँ तो रिटर्न में मुझे क्या मिलो, 100 गुना मिलना 100 गुना मिलना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, B2C में आना पड़ेगा, आपको ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप देखिए कि नियर अबाउट 150 करोड़ के आसपास है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो कि यूटिलाइजेशन होता हो, घर में यूटिलाइजेशन होता हो, ऑफिस में यूटिलाइजेशन होता हो, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप, मैं कहता हूँ कि आप 10% तो छोड़ो, 1% जनता को भी अगर आपने क्रैक कर दिया तो आपका बिजनेस मॉडल एक तैयार हो जाता है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है, हमारा बिजनेस है, B2B से हम B2C पे लेके आए, बिकॉज क्योंकि हमारे पास सेटअप पूरा है, मेटल का, वुडन का सेटअप है हमारे पास में, अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास गुड़गांव के अंदर, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं B2B में। क्या प्रोडक्ट लाओगे आप B2C के अंदर? B2C में जो हमारी अभी थॉट प्रोसेस है, अभी थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आप देखेंगे ऑफलाइन में तो हम काफ़ी टारगेट कर रहे हैं, जैसे देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे आप, मैं बेसिक रिक्वायरमेंट से रेस करूँ तो जैसे आपने घर में देखा होगा, शू को रखने के लिए शू रैक्स हो गया, करेक्ट। अलमीराज हो गई, आपने कुछ वर्क स्टेशंस होते हैं, कुछ स्टूल्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि किसी घर में जाते हैं तो एक फैब्रिकेटेड आइटम हो गया, जैसे फ्लावर पॉट्स हो गए, तो ये फैब्रिकेटेड आइटम्स ही हैं, ये कुछ अलग नहीं है, मेटल से बना हुआ है या वुडन से बना हुआ है। चाहे यूनिक प्रोडक्ट्स से देख लीजिए, अभी एक मार्केट में बहुत सारा चलन है, आप देखेंगे लेजर कटिंग के मेटल के बोर्ड्स बहुत लगे होते हैं दीवारों पे, फ्लावर पॉट्स हो गए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो हमने भी क्या किया है, 2 सेगमेंट पकड़े हैं, होम इम्प्रूवमेंट और ऑफिस इम्प्रूवमेंट। अभी इम्प्रूवमेंट वर्ड हमने क्यों दिया है इसको, ऑफिस नीड और होम इम्प्रूवमेंट्स। हाँ, ऑफिस इम्प्रूवमेंट और होम इम्प्रूवमेंट। ठीक है। हमने इनको इम्प्रूवमेंट वर्ड क्यों दिया है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो हमें कोई नया, तो हम क्या करें, कर जो चल रहा है उसमें सेम में तो क्या ही घुसा। तो हमने इसलिए वर्ड लिया कि इम्प्रूवमेंट, कि जो चीज़ चल रही है उसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। लेट सपोज कि हमारे घर में एक माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, और वो नीचे रखा है, जिस स्लैब पे रखा हुआ है, तो उसके नीचे कई बार आपका वो प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उसके नीचे काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। अब वो हम जब उठाते तो पता चलता है कि यार 1 महीने बाद में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, तो उसको थोड़ा सा एक हाइट पे रख दिया, तो एक स्टूल बना दिया छोटा सा, जो एस्थेटिक भी अच्छा हो, कॉस्ट वाइज भी बहुत इम्प्रूव, मतलब ऐसा लगे कि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं चली गई है, और आपका एप्लीकेशन भी सॉल्व करे, और आपकी जो रोज़मर्रा की जो परेशानी है वो सॉल्व करे। तो हमने उसका एक स्टैंड बना दिया। फ्लावर पॉट्स हैं, काइंड ऑफ, आपने पानी डाला, फ्लावर पॉट के नीचे मिट्टी निकल जाती है, तो उसको आप रोज़ सफाई करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट नीचे रख रखा है, नीचे पानी बह रहा है, नीचे गंदगी हो रही है, उसको थोड़ा सा स्टैंड पर रख दिया। फ्रिज है, उसके लिए स्टैंड बना दिए। वर्क स्टेशंस हैं, उनको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करके बना दिया कि उसको आप इजीली यूटिलाइज कर सके। तो वो इम्प्रूवमेंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें क्या छोटी छोटी चीज़ें डाल के हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया शक्ति जी है ना, मतलब आपने बहुत राइट डायरेक्शन में हो। जी। कुछ अभिषेक क्यों क्यों सर? चाइना के अंदर है ना, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सॉलिड है। जी। वो क्या करते हैं, वो पूरा वर्ल्ड में घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं उनके, और वो देखते हैं कि डेली यूटिलाइजेशन की चीज़ क्या है। जी। पेन है तो इस तरह का पेन है, ये है तो ये है। एक बहुत रियल एग्जांपल देता हूँ, राइट एग्जांपल देता हूँ। अभी माला जपने का सबको अभी हाँ लगा, हाँ हाँ हाँ। तो मालाएं कितनी बिक्री होगी आप सोचो, हाँ जी। हजारों माला, करोड़ों माला बिक्री होगी। इन्होंने काउंटर बना दिया, हाँ जो आप बोल रहे हो मैंने छोटा सी वो करा, तो इन्होंने काउंटर बना दिया। जी। तो अब ये देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ को मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, जी। और जैसे ही सिंप्लीफाइड करोगे छोटी सी चीज़ को, तो वो करोड़ों में बिकती है। जी। जी। वही सेम चीज़ आप करने जा रहे हो। जी। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं लास्ट ईयर, क्योंकि हम B2B में बिज़नेस करते हैं, तो B2B में भी कई बार हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें हमें काफ़ी सारी मार्केट स्टडी करनी होती है, क्योंकि उन प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो लास्ट ईयर मैं चाइना गया, तो मैं चाइना गया था किसी और पर्पज़ से, बट मैंने वहाँ जाके जब वहाँ पे एक फेयर होता है, आई थिंक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कैंटन फेयर, जो काफ़ी फेमस है, जिसमें काफ़ी लोग जाते हैं इंडिया से भी। तो मैं वहाँ बेसिकली चला गया, तो मैंने पूरा कैंटन फेयर देखा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ों का थे। तो एज ए फैब्रिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए मैंने सोचा यार फैब्रिकेशन इंडस्ट्री भी तो इतनी बड़ी है, तो यहाँ कैसे काम होता है, मैं उसको ढूंढने लगा। तो मेरे को ढूंढते 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 एक ऐसी कंपनी मिली, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में गया,
वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बेसिकली सिर्फ ओनली लेटर बॉक्स बना रही है। थिंक अबाउट इट कि सिर्फ लेटर बॉक्स, और लेटर बॉक्स हमारे लिए मतलब आप ये बोलिए कि हमारे मतलब राइट हैंड तो नहीं, लेफ्ट हैंड का काम है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जैसे मैंने बताया कि हम कस्टमाइज शीट मेटल फिनिश प्रोडक्ट में, तो हम अलमीराज भी बना रहे हैं, हम लॉकर्स भी बना रहे हैं, हम लेटर बॉक्स भी बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं गुड़गांव में। हम आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में हमने लगा रखे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप जाओगे तो लॉकर्स हमने लगा रखे हैं। तो ये चीज़ हम बना रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और वहाँ पे RSK इंडिया का लोगो लगा हुआ है कि हाँ RSK इंडिया लॉकर बना रहा है, बट वो उस सोसाइटी को पता है, उस इंडस्ट्री को पता है, दूसरे को नहीं पता, लेकिन हम फिर भी लोगो लगाते हैं कि हाँ अगर आपको चाहिए तो बताना। अब वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने जब देखी तो वो सिर्फ लेटर बॉक्स बना रहा है, और थ्रू आउट द ईयर सिर्फ लेटर बॉक्स बना रहा है। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक लेटर बॉक्स बनाने की भी कंपनी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा समझ में आया है कि आप अगर एक चीज़ को अगर अच्छे से स्टडी करो, या आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैं इंडिया के भी सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं या एसएमईज हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में क्या है कि हम हर बार जब चाइना का डिस्कशन करते हैं, तो चाइना के डिस्कशन में एक चीज़ आती है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे टॉप पे है। क्यों टॉप पे है? हमने कभी वो डिस्कशन ही नहीं किया कि क्यों टॉप पे है? यार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमारे पास नहीं है क्या? एमएसएमईज कर क्या रहे हैं? सारे मैन्युफैक्चरर ही तो हैं। क्या है वो, अलग तो नहीं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो थोड़ा-सा अपने साथ बैठो, खुद के साथ बैठो, और अपनी ही प्रीमाइसेस से आप क्या बना सकते हो वो फाइंड आउट करो। अगर आपको नहीं भी मिल रहा, गूगल पे बैठे रहो, चैट जीपीटी पे जाओ, एआई में जाओ कि यार मेरा ये सेटअप है, मेरे पास ये मशीन है, मैं क्या बना सकता हूँ? तो वो खुद आपको सर्च करके देगा कि आपको क्या बनाना है। जब मैं गया चाइना तो मुझे ये चीज़ें पता चली, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं भी B2C में जा सकता हूँ। और B2C में क्या चाहिए मुझे, अलग कुछ चाहिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सेम है, B2B मेरा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, थोड़ा-सा अपने साथ अकेले बैठना है, कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने हैं और उनको मार्केट में लॉन्च कर देना है। तो ये सेटअप मेरा भी बन गया, तो इसमें अलग क्या है? तो शक्ति जी, काम करने के लिए तो बहुत किया जा सकता है, जी। पर सब भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी बात सही है सर। तो एक बात बताइए कि आप B2B और B2C में पैन इंडिया सर्विस देते हैं, या फिर सिर्फ नोएडा तक सीमित है, नहीं, या नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली तक सीमित है? देखिए क्या है कि अभी अगर मैं B2B की बात करूँ तो हम कैपेक्स में हैं। हम्म। कैपेक्स में क्या होता है कि चीज़ें एक बार फ्रीज़ होती हैं और ये हैवी और रिजिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इनमें इतनी ज़्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और मैं अगर आज की डेट की बात करूँ तो RSK इंडिया नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, हम साउथ में भी काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, हम कोलकाता में काम कर रहे हैं। तो हम इंडिया के चारों कोनों में हैं अभी आज की डेट में, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सर्विस सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी प्रोवाइडेड कर रहे हैं, और सर्विस की एक टीम भी बनी हुई है। लेकिन हमारे केसेस में क्या होता है, कैपेक्स में सर्विस का काम इतना ज़्यादा आता नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो। करेक्ट। अगर मैं B2C की बात करूँ तो B2C में अभी इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में काम किया, जो हमारे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको जा के बोल रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप ये प्रोडक्ट बनाए, प्लीज़ आप इसको सेल करो। तो उसको सेल कर रहे हैं, फिर उसमें कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और मैंने बताया कि सर्विसेज में अगर मैं बात करूँ B2B और B2C में, तो जब B2C में हम पैन इंडिया में जाएंगे तो हम उसमें भी उसके लिए भी तैयार हैं कि हमें कैसे करना है। हम अपने आप को क्या करेंगे, क्लस्टर और जोन्स में डिवाइड कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हम अपनी सिर्फ सेल्स एंड सर्विसेज टीम खड़ी करेंगे। हर जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो अभी जो हमारा प्लान है कि हम अपने प्रोडक्ट को पहले ऑल इंडिया लेवल पे आप प्रमोट करिए, फिर उसके बाद में अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेल्स एंड सर्विसेज टीम बिठाएंगे। जो सेल्स एंड सर्विसेज टीम है वो सर्विस सपोर्ट भी करेगी और डोमेस्टिक में ऑफलाइन मार्केट को भी सेल के अंदर कन्वर्ट करेगी। ठीक है शक्ति जी, आपने तो आपका बिजनेस बना लिया, जी। आप तो सक्सेसफुल हो गए। अरे सर। आप फाउंडर्स टीम में आए हैं और सारे एक्सपायरिंग फाउंडर्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं। जी। बहुत लोग बहुत जगह स्टक है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई भी विचारधारा को ना बार बार रखना पड़ता है, जी। 100 बार रखना पड़ता है। और एक ही बात, एजुकेशन ये है वो है, फिर नई विचारधारा आती है। बार बार जब तक आप रखते नहीं हो ना, तब तक आदमी का मोटिवेशन लेवल हाई नहीं होता, फिर वो उस बेड़ियों से टूट के आगे नहीं बढ़ता है कभी भी। जी। जी। करेक्ट जी। तो मैं फाउंडर्स टीम में हर फाउंडर से तो एक सवाल पूछता हूँ ये वाला, कि एक मैसेज तो सारे फाउंडर को दे दो जो स्टक हो गया है और कुछ काम करने मतलब रुक गया, उसके पूरा बिजनेस रुक गया है, फिर वो करना चाहता पर कर नहीं पा रहा है, तो कैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एंटर करे। एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से इस पॉडकास्ट में सर। देखिए मैं वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे से भी काफ़ी बड़े बड़े और धुरंधर लोग होंगे बिजनेस लाइन। एक बात किसी भी आदमी के निकली भी, हाँ। कोई भी आदमी हो, चाहे वो एक बिलियनर हो, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला आदमी हो, कोई भी, सब कोई भी, पर बातों में इतना प्रभाव होता है ना सर कि अगर एक बात निकल गई ना तो एक आदमी की जिंदगी चेंज हो जाती है। जी। अगर मैं देना चाहूँगा तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि क्या होता है, मैं पुरानी बात करूँगा, महाभारत के टाइम की बात। आपने चक्रव्यूह के बारे में सुना होगा
चक्रव्यूह एक तरीके का क्या है कि हमारा एमएसएमईज के लिए हमारा जो बिजनेस लाइफ स्टाइल है वो एक तरीके का चक्रव्यूह ही है। अब चक्रव्यूह में क्या होता है, अगर आप लोगों ने समझा है नहीं समझा है, जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे तो सर्कल होते हैं और वो सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और आपका सेंटर गोल होता है कि जो सेंटर में है मुझे वहां तक पहुंचना है। तो अब क्या होता है, बिजनेस जो भी रन कर रहा है, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं या जो भी एमएसएमईज में जो भी अपना काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक बार अंदर तो घुस जाते हैं। उनको दिखता तो है कि मुझे मेरा टारगेट क्या है, और वो जैसे ही घुसते हैं उनको पता चलता है कि डायरेक्शन तो ये चल रही है। आप इस लाइन को जैसे ही पार करोगे अंदर वाली लाइन दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि यार मैं सही तो डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं घुसा तो इधर था, यहाँ आके बाहर इधर निकल गया, डायरेक्शन चेंज हो गई मेरी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने डायरेक्शन को कैसे होल्ड करें कि मेरे को सेंटर में पहुंचना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने जितने भी ये जो चक्रव्यूह के राउंड घूम रहे हैं इनको आप फॉलो करो, लेकिन फ्लो के साथ चलो। आप मतलब ये नहीं कि आप फ्लो इधर चल रहा है आप इधर चलने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं उसके तो बिल्कुल मतलब अगेंस्ट हूँ कि ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि नदी इस तरफ जा रही है तो आप इस तरफ तैरो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप तैरोगे भी तो वहीं तैरते रहोगे, तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आप फ्लो के साथ चलो, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करते रहो उस फ्लो के अंदर। जैसा मैंने इनिशियल लाइन में बात कही थी कि नदी के अंदर अगर एक बहता हुआ बीज अगर कहीं जा रहा है और उसको अगर किनारा मिल गया तो वो वहीं पे ही अंकुरित हो सकता है। तो आप उस फ्लो के साथ चलो और अपने आँख कान नाक खुले रखो, आपको कभी भी वो किनारा मिल सकता है। किनारा मतलब कि कोई ना कोई एक आदमी जरूर आएगा, और ये एवरी ईयर होता है। मेरी 5 या 6 साल की जर्नी में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूं तो मैं बस उस फ्लो के साथ चलता गया, बट लेकिन अपने आँख कान नाक खुले रखें कि यार मेरे को इस साल कौन मिलने वाला है जो मेरे को ऊपर चढ़ाएगा। और मैं उस बंदे का बस इंतजार करता था। 2025 में जैसे अभी 2026 आ रहा है, मैं भी लग जा गया कि भाई साहब 2025 में मुझे कोई ना कोई एक आदमी जरूर मिलेगा। और भगवान हमारे साथ, अगर आप ये सोच लेके बैठे हैं तो भगवान भी आपके लिए सोच समझ के बैठा है कि कोई ना कोई एक आदमी भेजेगा। अब आपको उस टाइम पीरियड में आपको बस वो पहचानना है कि वो कौन है, वो कौन सा किनारा है जहाँ पे आपको अंकुरित होना है, वो पकड़ना है बस। यही अगर आपने सही समय पर सही तरीके से पकड़ लिया तो आप अंकुरित हो जाएंगे, और वहीं पे आप अपना बहुत वो कहते हैं कि बहुत तरीके से जैसे बरगद का पेड़ फैलता है वैसे ही आप अपना साम्राज्य बना सकते हैं। तो आप बस उस टाइम का वेट कीजिए, फ्लो के साथ चलते रहिए, टारगेट फोकस अपना रखिए कि मुझे बस ग्रो करना है। मैंने आपको बोला था ना शक्ति जी कि अगर कोई बात बोल दी ना बहुत खतरनाक बात होती है, 100% की बात बोल दी है। जी कोई भी इस बात तक अगर पहुंच जाएगा ना तो वो जो आपने बात बोली वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, नहीं आएगी समझ में जी कि ये वो वक्त और समय के साथ जी ही समझ में आती है। धीरे धीरे कुछ एक एज हो जाती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तब जाके समझ में आती है। जो आपने बात बोली है कि लोग आपको भगवान आपके पास भेजते हैं, ठीक है। तो अगर ये बात अगर किसी के पास पहुंच रही है तो रैंडमली नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि आपके मुंह से बुलवाई गई है और ये बात से किसी न किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जी जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना, कई लोग ऐसे भी होंगे कि यार हम कैसे पहचाने कि कौन आएगा हमारे पास। तो आप किसी को मत पहचानो, आप उस फ्लो के चलते रहो। कोई ना कोई एक आदमी अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप किसी को ही पकड़ लो जो आपको लगता है कि ये मेरे से सुपीरियर है, कि सर आप ज्ञान दो, बस वही आपका उस साल का एक टारगेट ऑडियंस कर लो कि हाँ इन्हीं से मुझे सीखना है। जी शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जी पॉडकास्ट में आने के लिए। जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बना दिया आपने, और लास्ट की बात ने तो 4 चांद लगा दिया इस बात पे, क्योंकि ये बातें मैं बता रहा हूँ 500 लोगों में से एक आदमी बोलता है। अच्छा, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है